तो समान अध्ययन जीके जीएस के महारिवीजन के आज के अंक पे 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन आप सभी मेरे साथ करने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट में भारत का इतिहास कोई एक टॉपिक इसका लेंगे, फिर आपका भारतीय राजव्यवस्था का एक टॉपिक, फिर भारत का भूगोल कोई एक टॉपिक इसका लेंगे, और इसके बाद पर्यावरण के बाद आपका सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था। ऐसे करके आपके टॉपिक्स है और इत्मीनान से बस क्रम से देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास का विषय वस्तु है। आपके सामने एक तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत इम्पॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है तूते-ई-हिंद की। तूती-ए-हिंद, कौन था तूती-ए-हिंद? तूती-ए-हिंद। अब आप लोग काफ़ी लोग इस नाम से आप लोग जान गए होंगे। देखो, मैं पीछे तस्वीरें इन्फोग्राफिक इसलिए कंटेंट रखता हूँ क्योंकि कम से कम आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएं, है ना। तो ये कौन है आपका? ये है अमीर खुसरो। आज के सेशन में अमीर खुसरो से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते होंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाने का हम प्रयास करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कौन है ये आपके? अमीर खुसरो। तूते-ए-हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ है इनका? यूपी में। यूपी में एक जिला है आपका कासगंज। कासगंज में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। एक जगह है जिनका नाम है पटियाली। पटियाली नामक एक स्थान है, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। कासगंज जिले के, यूपी में एक जिला है कासगंज, उसके पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये स्वयं को तूती-ए-हिंद कहते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं अमीर खुसरो ने। 8 वर्ष की आयु में ही ये कविता रचने लग गए। 8 वर्ष की आयु में, बहुत कम उम्र होती है 8 वर्ष की, है ना। और इसने कई सारी पुस्तकें लिखी और ऐतिहासिक विषय पर कई सारी पुस्तकें लिखी। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ। और ये पुस्तकें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप लोग एक बार कलरफुल में फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। मैं कुछ पुस्तकों के नाम लिख रहा हूँ। अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। एक तो है आपकी, ठीक है, नूह सिंह पर। क्रम से सभी लोग पुस्तकें लिख लेंगे। नूह सिंह पर, सिंह पर। एक पुस्तक तो ये है आपकी नूह सिंह पर। एक पुस्तक ये है, नहीं सिंह पर नहीं है, सिपिहर है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सिपिहर, नूह सिपिहर। दूसरी पुस्तक है आशिका। आशिका, इन्होंने कई सारी बुकें लिखी हैं, ठीक है, आशिका। इसके बाद है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका अमीर खुसरो से, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पुस्तक को तारीख-ए-अलाई भी कहा जाता है। तारीख-ए-अलाई के नाम से भी इस पुस्तक को जानते हैं, ठीक है। इसी पुस्तक का नाम है तारीख-ए-अलाई, ठीक है। इसके बाद जो है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन, ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक और बहुत बड़ी पुस्तक है इन्होंने जो लिखी है, वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा, ये तो पुस्तकें हैं मैच द फॉलोइंग पूछी जाती हैं। ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, सभी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब खुसरो के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। अमीर खुसरो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय होने का दावा कहा। उन्होंने कहा मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन मैं भारत का हूं, भारतीय क्षेत्र का हूं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? अमीर खुसरो स्वयं के बारे में कहते हैं मैं तुर्की हूं, तो तुर्की बोलता हूं, भारतीय बोलता और हिंदी बोलता हूं। इन्होंने भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने कव्वालियों के बारे में जानते हैं? कव्वाली, कव्वाली गायन शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। गायन शैली है आपकी, ये संगीत शैली है ना। कव्वाली आपकी क्या है? एक गायन शैली या कह सकते हैं संगीत शैली है आपकी, है संगीत शैली।
गायन शैली या संगीत शैली के जन्मदाता कौन है आपके? अमीर खुसरो साहब। ठीक है, इन्होंने ही कव्वाली गायन शैली या, ठीक है, तो कव्वाली गायन शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। इनके द्वारा फारसी काव्य शैली का भी जन्म दिया गया है। नई फारसी काव्य शैली, फारसी काव्य शैली को भी इन्होंने जन्म दिया है। नई फारसी काव्य शैली में से कौन सी शैली हैं आपकी? पहली है सबक ए हिंदी, सबक ए हिंदी, सबक ए हिंदी। ठीक है, नई फारसी काव्य शैली के भी जन्मदाता के तौर पे इनको कहा जाता है। हिंदुस्तानी शैली का भी जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी आपका अमीर खुसरो है। क्लियर है, सभी को स्पष्ट है? क्लियर है। और ये हमेशा यही कहते थे कि हिंदी शब्द फारसी से कम नहीं है। ठीक है, अब इनके बारे में एक दो और महत्वपूर्ण बातें समझ लो अमीर खुसरो जी के बारे में। अमीर खुसरो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार का प्रचलन प्रारंभ किया। तबला इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। तबला और सितार, इसका भी प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। तबला और सितार का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, सिंपल सा है। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में इतने सारे फैक्ट जानने हैं। उत्तर प्रदेश से हैं ये आपके। इनका, जिनको तूते हिंद कहा जाता है, कासगंज और पटियाली में इनका जन्म हुआ। ठीक है, यूपी के। और इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें जो है लिखी हैं। बुक्स के नाम ये हैं तुगलकनामा, नूह सिपहर, आशिका, खजाइनुल फुतूह, तरीक़ अलाई भी कहते हैं इसको, किरानुस सादेन। ये इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। अमीर खुसरो की पहली ऐतिहासिक पुस्तक, पहली ऐतिहासिक पुस्तक। और इसी के द्वारा आकर के एक तरीके से भारत में ऐतिहासिक लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। जो प्रॉपर ऐतिहासिक लेखन कार्य है, इसी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया। अमीर खुसरो कई शासकों में, दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के दरबार में थे ये आपके। बलबन के दरबार में भी थे आपके, और बलबन के दरबार से लेकर लगातार ये तुगलक वंश के शासकों तक रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये 7 शासकों के दरबार में रहे अमीर खुसरो। ठीक है, हाँ, भारत का सुख भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो तूतीय हिंद को ही भारत का सुख, जो भी कहें। तो ये आपकी पहली तो इतिहास से जुड़ी हुई इतनी इंपॉर्टेंट क्लास टॉपिक है आपका अमीर खुसरो। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत मत करना। अब आ जाते हैं भारतीय राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक। देखो, राज व्यवस्था में जो बच्चे रेगुलर रहे मेरे साथ महा रिवीजन की क्लास में, मैंने उन सभी को महत्वपूर्ण सारे आर्टिकल याद करवा दिए हैं। अब अगला नंबर है आपका संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अनुसूचियों का। अगला नंबर क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां एक साथ याद नहीं कराऊंगा, 2-3-4 दिन की क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में टोटल आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं। जब आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय के साथ साथ कई सारे संविधान संशोधन हुए और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। टोटल कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। क्लियर है? टोटल कितनी है? 12 अनुसूची। तो एक बार सभी अनुसूचियों के बारे में क्रम से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रथम पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो आपकी है, इसमें लिखा हुआ है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल, है ना, उनके लिए जो अधिनियम पारित किए गए हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की लिस्ट है। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? हम हमेशा एक बात कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो है
भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो सब पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं, उनका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, उनका एरिया लिखा हुआ है, उनका कितना विस्तार है, सब कुछ लिखा हुआ है इसी में। और जो उससे संबंधित कानून पारित हुए हैं संसद के द्वारा वो भी लिखे हुए हैं। तो पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे पहली अनुसूची में। फिर है द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची आपकी किससे जुड़ी हुई है? वेतन भत्ते और पेंशन से। वेतन भत्ते, और आज के बाद भूलना नहीं चाहिए, वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी हुई आपकी दूसरी अनुसूची। देखिए भारत के बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जो संविधान के द्वारा सृजित किए गए हैं, तो इनको मिलने वाला जितना भी वेतन है, जितना भी भत्ता है, जितना भी पेंशन है, उसका विवरण दूसरी उसमें किया गया है। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है, भारत के संचित निधि पर भारित। संचित निधि पर भारित। संचित निधि वही निधि है जहां पर सारा राजस्व टैक्स कलेक्ट होकर के यहीं पर जाता है, संचित निधि पर ही। तो बहुत सारे जो हमारे भारत केंद्र सरकार के जो है पदाधिकारी हैं, केंद्र सरकार के पदाधिकारियों का पैसा जो है यहाँ पे क्या है? भारित है। भारत की संचित निधि पर भारित है आपका पैसा बहुत सारा, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित है, ठीक है। अब संचित निधि पे भारित होने का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से समझिएगा। भारत की संचित निधि पे भारित होने का मतलब है कि जब भी जो भी पैसा भारित है उस पर, जैसे देखिए जो हमारी संचित निधि है इससे जो भी पैसा खर्च होगा तो वो प्रॉपर बजट बनता है हर साल, और बजट का एक एक प्रावधान, बजट में जो भी खर्च लिखा जाता है वो सारा खर्च जितना भी होगा आपका, चाहे वो पूंजीगत खर्च हो, पूंजीगत खर्चे हों, चाहे वो आपके जो भी खर्चे हों, वो सारे के सारे खर्चे लोकसभा के द्वारा पारित करवाने होते हैं। लोकसभा में उनको पारित करवाना होता है, ठीक है। धन विधेयक आता है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, पारित होना जरूरी है, बिना पारित हुए वो पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। तो जो भी पैसा भारत की संचित निधि पर भारित होगा उस पर मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, भारत के बड़े बड़े पदों का पैसा यहाँ पे भारित किया गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति का है ना, भारत के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पैसा हो गया आपका, सीएजी का पैसा हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष का पैसा हो गया, निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं तो इनका, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जितना भी पैसा संचित निधि पे जिनका जिनका पैसा भारित है उस पर मतदान नहीं कराया जाएगा लोकसभा में, डायरेक्ट वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है, यदि ये पैसा मतदान के लिए रखा जाता तो आपको पता है एटलीस्ट क्या होता कि फाइनली जो है कहीं ना कहीं पे लोकसभा के द्वारा यदि इस पैसे को रोक लिया जाता तो ये पद जो है संवैधानिक पद हैं और कहीं ना कहीं पे इन पदों का दुरुपयोग होना भी चालू हो जाता। इसलिए जो है ये भारित होने वाला कॉन्सेप्ट आपका बनाया गया है। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ जाएगा। तृतीय है, तीसरी लिस्ट आपकी है, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। शपथ और प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान, जब भी कोई भी भारत के किसी भी पद पर बैठेगा, कोई भी व्यक्ति हो, उसको शपथ लेनी होती है, प्रतिज्ञान करना होता है, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञान दो चीजें होती हैं। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो आपको शपथ लेनी है, नहीं मानते तो प्रतिज्ञान करेंगे, दो में से कोई भी एक काम करेंगे, प्रतिज्ञा, है ना। तो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में तीसरी अनुसूची में डिस्कस है। बट कुछ जो है, जैसे राष्ट्रपति का तो आर्टिकल 60 ही बना दिया गया है, संविधान में अनुच्छेद 60 है, उसमें राष्ट्रपति का शपथ बताया गया है। राज्यपाल का शपथ भी संविधान में ही जो है वहीं पर मेंशन कर दिया गया है। तो जो कुछ जो है शपथ वहीं पर लिखी हुई है। बाकी एट लीस्ट जब चुनाव लड़ा जाता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होगा ना और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उनके प्रारूप को भी तीसरी अनुसूची में डाल दिया गया है। नॉमिनेशन फॉर्म जब भरते हैं तब भी एक शपथ लेनी होती है ना। जब आप किसी भी चुनाव को लड़ेंगे, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आम चुनाव हो, विधानसभा का हो, तो उसके लिए आपको शपथ फॉर्म पहले भरना पड़ता है। तो वो जो शपथ है वो भी आपकी तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। और इसके बाद जब आप चुन के आ जाते हैं सदन में, उसके बाद भी शपथ का प्रारूप वहां पे दिया गया है। देखो, करप्शन एक अलग बात है। करप्शन तो कोई भी व्यक्ति करता है, प्रतिज्ञा चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लीजिए, आप लोग भी कितना
प्रतिज्ञा करते हैं, मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, प्रतिज्ञा पूरी होती है क्या? भारत को जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने की प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं, भारत का विकास करने की प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें फिर सिस्टम ही करप्ट है पूरा, ऊपर से नीचे तक लोगों को। देखो एक चीज बता दूं, ऊपर से करप्शन खत्म होगा। कभी भी भारत में करप्शन खत्म करना है ना, मान लीजिए आप हैं, कल के दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप एक अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी बन के आप सिस्टम का हिस्सा बने। ऐसा तो अचानक है नहीं कि आप बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, आप तो सिस्टम का एक हिस्सा बनेंगे। अब ऊपर से सिस्टम यदि करप्ट है, ऊपर जो है करप्शन चल रहा है, तो आपकी भी हिम्मत पड़ जाएगी और धीरे, पहले तो शुरुआत में आप कोशिश नहीं करेंगे कि आप करप्शन ना करें, पर एक सिस्टम में जब आप ट्रैप हो जाएंगे ना, तो शुरुआत में फिर दो तरीके के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जूझेंगे उस सिस्टम से, लड़ेंगे, उसमें तपेंगे, जहाँ पे उनको लगेगा सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज करेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के लोग क्या हैं, सिस्टम में घुल मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो करप्शन यदि खत्म भी करना है ना, ऊपर से करिए। अच्छा एक चीज़ बता दूं, जब आप जाएंगे ना डिपार्टमेंट पे, और यदि आप करप्ट नहीं होंगे, तो आपके नीचे का स्टाफ बहुत सुधर्मा रहेगा, वो मतलब गड़बड़ नहीं करेगा, वो किसी से पैसे नहीं खाएगा, क्योंकि उनको पता है ऑफिसर खाएगा नहीं हमारा, कल के दिन पता चल गया क्लास अलग लगा देगा। तो यदि आप चाहते हैं तो पहले तो आप ईमानदार रहिए 100%। कभी भी सिस्टम में जाकर के करप्शन की बात आपके दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। यदि सिस्टम आपको परेशान करता है तो परेशान होने के बाद उसको एडॉप्ट कर लेना अच्छा विषय नहीं है, उस बात को ऊपर तक पहुंचाना। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं सिस्टम में सारे ही करप्ट हैं, एक दो के चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम होता है और चीज़ें गड़बड़ाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी अनुसूची आपकी शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी हुई है, और चौथी अनुसूची जो आपकी है ये आपकी राज्यसभा में राज्यों के सीटों की आवंटन से जुड़ी हुई है। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है। देखो शपथ में कई बार हम ईश्वर का, वहां पे शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर है। शपथ आपका जो आस्तिक होते हैं वो शपथ लेते हैं, जहां पे ईश्वर की शपथ लेते हैं, है ना। प्रतिज्ञा जो होती है ना, वो शपथ जैसी ही है, लेकिन वहां पे जो है आप देखो, जो भी पार्टी बदलते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को बहुत निगेटिव मत लीजिए, बहुत निगेटिव लेने के ये सब चीज़ें समय। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। समय और अवसरवादिता, ये दोनों चीज़ें, करप्शन तो है ही है, पर समय और परिस्थितियाँ भी चीज़ों को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, समय और परिस्थितियाँ भी चीज़ों को प्रभावित करती है, बट ये है कि गलत जो है वो गलत है। चलिए, ये चार आपको शेड्यूल याद करनी है, 5वीं से लेकर के नेक्स्ट शेड्यूल आगे पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट उसमें। तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आज इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर, भारत के प्रमुख हिमनद। ग्लेशियर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लेशियर्स। देखिए जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय में बहुत सारे हिमनद हैं। हिमनद मतलब हिम की नदियाँ। जो हिम है, बर्फ़ है, बर्फ़ के कुछ इस तरीके से बड़े बड़े भूखंड है। क्यों? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है आपका, नीचे है, माइनस में टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस रूप में, और ये धीरे धीरे नदियों के स्रोत के तौर पे भी पाए जाते हैं। तो हर जगह पे हिमनद पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो महान हिमालय है और ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं, बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं। बड़े कई किलोमीटर दूर पे बर्फ ही बर्फ आच्छादित है। मैंने आपको हिम रेखा का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये भारत है और भारत में ये हिमनदों की एक लिस्ट है मेरे साथ। ठीक है, कुछ प्रमुख हिमनद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लघु हिमालय के जो हिमनद है ना, हिमनद को ही हिमानी कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर ज़्यादा अच्छे समझते होंगे, छोटे हैं आपके। महान हिमालय के हिमनद बहुत बड़े बड़े हैं, कई किलोमीटर लंबे हैं, कई किलोमीटर चौड़े हैं, कई किलोमीटर ऊंचे हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय के हिमनद छोटे हैं, महान हिमालय के हिमनद बड़े हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर है, स्पष्ट है। अब जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलधार पर्वत श्रेणी आपकी है, ये यहाँ पड़ती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल का विस्तार आपका हिमाचल प्रदेश तक है। अटल टनल आपकी पीर पंजाल पे ही बनी हुई है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में बनी है ना, सोलांग वैली वगैरह से। तो जो आपका पीर पंजाल है, ठीक है, और धौलधार श्रेणी है, यहाँ पर बहुत सारी हिमनदों के अवशेष पाए जाते हैं। क्या है? बहुत सारे अवशेष पाए जाते हैं। जो सबसे बड़े हिमनद पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। ये वाली आप देख रहे हैं बेल्ट पूरी ये काराकोरम है, यहाँ पे काराकोरम है। इसके बाद दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी है, तीसरी श्रेणी आपकी जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर है आपकी। देखो ये पर्वत श्रेणियाँ मैं एक बार बता दूं, ये आपका महान हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके उस पार जो है ना आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, यहाँ पे जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलधार है। समझ रहे हैं? ये क्रम है आपका पूरा का पूरा। पीर पंजाल और धौलधार हिमालय की श्रेणियां हैं। पीर पंजाल धौलधार किससे जुड़ी हुई है? हिमालय से। बाकी जो आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। ये आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस। तो काराकोरम में कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। काराकोरम में कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं। कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं, और कई किलोमीटर लंबे हिमनद हैं। ये आप देख पा रहे हैं, हमारे देश की सेनाएं भी है। एक हिमनद है आपका सियाचिन हिमनद, मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ प्रमुख हिमनदों की लिस्ट बना रहा हूँ। एक तो है आपका सियाचिन, सबसे बड़ा यही है आपका सियाचिन, सबसे बड़ा है ये सियाचिन। 76 किलोमीटर की 76 किलोमीटर है आपका, हाइट भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको पता है विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, बट अब ये इंडिया के कब्जे पे है। पाकिस्तान ने इस पे अवैध कब्जा किया था एक टाइम पे। यहाँ पे भारतीय सेना है आपकी। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए नुब्रा नदी पड़ती है आपकी। खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा के आगे आप जाएंगे, नुब्रा नदी घाटी है। नुब्रा नदी से होकर सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं से वो नदी निकलती है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी घाटी से सियाचिन ग्लेशियर जाने का रास्ता, इंडियन आर्मी यहीं से जाती है आपकी। क्लियर है, स्पष्ट है? तो यहाँ पे कई सारे हैं। एक तो आपका ये सियाचिन ग्लेशियर है, मैं अब आपको क्रम में, इसके बाद है आपका हिस्पर, अगला है आपका हिस्पार, ठीक है। हिस्पर की टोटल है 61 किलोमीटर, ये सब काराकोरम में है। फिर है आपका बियाफो, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो। बियाफो के बाद है बाल्टेरो, बाल्टेरो। ये सब नदियों के स्रोत हैं आपके, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। फिर है आपका ससाइनी, ससाइनी। ससाइनी आपका काफ़ी लंबा ग्लेशियर है, काफ़ी लंबाई है इसकी ससाइनी की, बहुत बड़ा तो नहीं है, केवल 17 किलोमीटर का है आपका ये, ठीक है। हिस्पर 61 का है। हिस्पर के बाद जो आपके दो हैं आपके, एक है बियाफो, बियाफो 60, बियाफो 60, बाल्टेरो आपका 58 किलोमीटर, और फिर आपका ससाइनी जो है 17 किलोमीटर का ससाइनी है। ये प्रमुख आपके ग्लेशियर्स है, ठीक है। ये क्रम आपको याद कर लीजिए, जो मैंने आपको क्रम बताया, ये क्रम याद कर लीजिए। सियाचिन सबसे बड़ा है, 76 किलोमीटर है। कभी भी एक बार क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस में आयोग ने सियाचिन को सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया था, फिर वो हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ने ससाइनी को सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया, जो कि गलत था बाद में, क्योंकि सोर्सेज अलग अलग है। मतलब हाईकोर्ट ने दूसरा सोर्स लिया था। जो सियाचिन ग्लेशियर है, आप कभी भी यूट्यूब पे गूगल में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर बताया था। एक पुस्तक है आपकी प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है भारत का भूगोल, तो उसके अनुसार सियाचिन नंबर 1 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ससाइनी ग्लेशियर को बताया था। सविंदर सिंह की पुस्तक में बात लिखी हुई है। सविंदर सिंह की एक पुस्तक है भौतिक भूगोल का स्वरूप, और लेखक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं आपके। तो इनकी पुस्तक है, एक के भारद्वाज की पुस्तक है, एक BS चौहान और अलका गौतम की पुस्तक है। तो ज़्यादातर पुस्तकों में ससाइनी ग्लेशियर दिया गया था,
लेकिन ओवरऑल देखो जो रियल फैक्ट है सियाचिन ग्लेशियर ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये डिबेट का विषय बना हुआ है। तो जो इंटरनेशनल आपके एक तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री करके एक रिपोर्ट आती है, एक आपका रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन सभी के हिसाब से सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है वो जिसकी लंबाई, यदि लंबाई के हिसाब से भी देखें तो 45 किलोमीटर की लंबाई है आपकी इसकी सियाचिन ग्लेशियर की। कितनी है? 45 मील के आसपास है, 45 मील इसकी है। लंबाई की बात भी करें तो भी सियाचिन नंबर 1 है। और ससाइमी की बात करें तो ससाइमी 11 मील है आपका, ससाइनी आपका 11 मील है। तो सबसे बड़ा जो आपका वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। हाँ, कोर्ट में जो गया था मामला, कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर जो सोर्स में लिखा हुआ है वो ससाइनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस कारण से कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि बच्चों का नुकसान ना हो। क्लियर, स्पष्ट है सभी को? अब देखिए, यदि हम विश्व की बात करें पूरे विश्व में कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा पूरे विश्व में ग्लेशियर जो है वो ध्रुवों में, ध्रुव है ना आपके, वो ये आपका जो है एक है फ्रेडचेंको ग्लेशियर। कौन सा है? फ्रेडचेंको ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका। एक तो सबसे बड़े ग्लेशियर आपके ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, अटलांटिक महासागर पूरा आर्कटिक महाद्वीप है आपका पूरा का पूरा, ध्रुवों में सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है पूरा का पूरा। इसके बाद एक ग्लेशियर है आपका फेडचेंको ग्लेशियर। कौन सा है? फेडचेंको ग्लेशियर, चेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर आपका पामीर के पठार पर अवस्थित है, पामीर के पठार पर। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये है ध्रुव के बाद। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियरों में नंबर 1 में ध्रुव है, फेडचेंको है, फिर सियाचिन है। तो ससाइनी का वैसे भी नाम बहुत दूर दूर तक है, ससाइनी जो है सही ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद कर लेना है। कुछ आज बता देता हूँ, फिर आगे भी बता दूंगा। सियाचिन नंबर 1, फिर आपका हिस्पर है, वियाफो है, वाल्टेरो है, ससाइनी है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अंटार्कटिका है ना आपका, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है पूरा। तो ग्लेशियर से क्वेश्चन आते हैं। ग्लेशियर नदियों के स्रोत हैं आपके, यहाँ पर स्वच्छ पानी है आपका, शुद्ध जल है आपका पूरी तरीके से। ये आप देखिए हमारी सेना जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जहाँ पर है, ठीक है, बहुत सारे जवान आए दिन जो है यहाँ पे दुर्घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। कई बार एवेलांचो आ जाते हैं, बहुत सारे जवान जो है यहाँ पर, और माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे, तो बहुत नरक है ये ज़िंदगी, ठीक है। यहाँ पे जो रह रहा है उसे ही पता है नरक जिंदगी है। ये है सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पर अवस्थित है। स्ट्रेटजिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियाचिन से जो है इधर पाकिस्तान भी है, और ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपका सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? वर्ल्ड का सबसे, भारत का कब्जा है इसका, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी है आपकी, काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित ये सारे ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित ये सारे ग्लेशियर हैं जितने मैंने आपको बताया। सियाचिन आपका काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित है। चलिए, तो ये हैं ग्लेशियर्स आपके, बड़े बड़े बर्फ के भूखंड हैं, और जब एवेलांचो आता है तो ये तबाही लेकर आते हैं। और बर्फीली घाटियां जो होती हैं, यू आकार की घाटी बनती है आपकी, बर्फ के द्वारा यू आकार की घाटी बनाई जाती है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र गुलमर्ग, गुलमर्ग तो बेटा घास के मैदान है। ये जितने भी मर्ग होते हैं ना, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सब घास के मैदान है, वो भी यहीं पर अवस्थित हैं। बट यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, घास के मैदान है आपके, ठीक है। अब चलिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पिछले कई दशकों से मानवीय गतिविधियों के कारण से बहुत तेज़ी से जंगलों को काटा गया, बहुत तेज़ी से जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग किया गया, बहुत तेज़ी से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके द्वारा भी बड़े स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस को जो है बहुत तेज़ी से छोड़ा गया वायुमंडल में, जिसके कारण से वायुमंडल में असंतुलन देखने को मिला। जिनमें से एक असंतुलन आपका क्या है? ओजोन छिद्र का। ओजोन की लेयर जो आपकी समताप मंडल पे अवस्थित है। देखिए, सिंपल से समझिए, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के तौर पे पृथ्वी पर आता है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार की वेव्स होती हैं,
अवरक्त किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिससे जो है यदि ये डायरेक्टली मानव शरीर पर पड़े, देखिए सूर्य के प्रकाश में रेडियो तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं, गामा रेडिएशन है, एक्स रेडिएशन है, पराबैंगनी विकिरण है, और ये सारे आपके अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण हैं। तो यदि डायरेक्टली ये पृथ्वी पर आ जाए और हमारी बॉडी पे लग जाए तो हमारी बॉडी जल जाएगी, कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन इसी कारण से है क्योंकि ये पृथ्वी पर आ नहीं पाती हैं, ये किरणें यूवी रेज पृथ्वी पर आ नहीं पाती हैं, बहुत नॉमिनल मात्रा में आती हैं क्योंकि ऊपर एक लेयर बनी हुई है समताप मंडल में, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर। यहाँ पे क्या है? एक लेयर है, बहुत गैसों की एक लेयर है, और यहाँ पे ओजोन ही है, O3 है। यहाँ पे ओजोन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ठीक है, तो समताप मंडल पे ये एक रेज क्या करती है, ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं आपकी, चाहे यूबी रेड, जितनी भी अल्ट्रावायलेट, यूए, यूबी, यूसी, ये सारी रेज को क्या करती है, ये आपके यहाँ से जो है एक तरीके से फिल्टर्ड कर देती है। हानिकारक पराबैंगनिक विकिरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, जीवन रक्षक छतरी बनकर के काम करती है। तो पराबैंगनिक किरणों को रोकने का काम कौन करता है? ध्यान रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण। ओजोन छिद्र, ओजोन लेयर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ओजोन लेयर के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, आंखों के रोग होने का खतरा इससे खत्म हो जाता है, कृषि पर जो विपरीत प्रभाव जो भी है सब आपका इससे खत्म होता है। ये जो आपकी लेयर है, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। अब देखिए हुआ क्या, जब हमने अतिशय दोहन किया, हमने पृथ्वी पर जो है औद्योगिकरण चालू किया, सब कुछ किया, तो जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर जो लेयर थी आपकी, ओजोन लेयर थी, ये धीरे धीरे क्या हो गई, इसकी सघनता कम होने लग गई, है ना। और सघनता कम होने लग गई, ये बात पता चली हमें 1973 में। 1973 में एक पर्सन थे जिनका नाम था फॉरमैन। ठीक है, एक जो है पर्सन थे फॉरमैन महोदय। फॉरमैन महोदय ने पहली बार जो है यूवी रेस के बारे में पता लगाया। क्या किया? यूवी रेस के बारे में पता लगाया। किसने? फॉरमैन महोदय ने। सबसे पहले अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र देखा इन्होंने। क्या किया? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र देखा। किसने? फॉरमैन महोदय ने। अब ये क्यों था? जब इसका रीजन पता किया गया तो आपको पता है पृथ्वी में बहुत सारी जो है गैसेज हैं, जिनमें से क्लोरीन गैसेज जितनी भी है, जिन गैसेज में क्लोरीन है वो सारी गैसेज जा करके ओजोन के साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया करके ओजोन को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। जिनमें से क्लोरीन प्रमुख गैस है, क्लोरीन है, CFC है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ओजोन को प्रभावित करने वाली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन। ठीक है, CFC के अलावा कौन सी है? HFC है आपकी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC है। बहुत सारे हैलोजेंस हैं, ठीक है, कई सारे हैलोजेंस हैं आपके। कार्बन टेट्राक्लोराइड है आपकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है आपकी। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, फार्म है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म के अलावा मिथाइल ब्रोमाइड है। ये सब रसायन है आपके। मिथाइल ब्रोमाइड है, ये आपके सारे रसायन हैं। ठीक है, क्लोरीन है, CFC है, HFC है। ठीक है, हैलोजेंस हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है। ये सारे रसायनों के प्रयोग से क्लोरीन का उद्भव हुआ, ये प्रयोग हुआ। और ये क्या हुआ, पृथ्वी में चूंकि घूर्णन कर रही है पृथ्वी, तो अंटार्कटिका के पास जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है जहां पर जीवन नहीं है, वहीं पर जाकर एक गैसेस जाकर के क्या हुई, ऊपर इकट्ठी हो गई। और यहां पर हमने देखा कि ओजोन की लेयर क्या हो गई है, पूरी तरीके से धीरे धीरे ओजोन की लेयर खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये जितनी गैसेज हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता था? पहले शीतलक के तौर पे प्रयोग किया जाता था, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता था, एयर कंडीशनरों में प्रयोग किया जाता था, कई सारे स्कैनर होते थे वहां पर प्रयोग किया जाता था।
प्लास्टिक में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो क्लोरीन बनती थी आपकी इन गैसेस से रासायनिक अभिक्रिया करके, वो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती थी, 1 लाख अणुओं में तोड़ देती थी। ओजोन के एक अणु को क्लोरीन क्या करती थी, अंतरिक्ष में जाकर के क्लोरीन क्या करती थी, क्लोरीन एक ओजोन के अणु को, एक ओजोन के अणु को, ओजोन अणु को छोटे छोटे भागों में तोड़ देती थी, 1 लाख ओजोन अणुओं में तोड़ देती थी। ठीक है, O3 में तोड़ देती थी। इसके कारण से ओजोन की सघनता धीरे धीरे कम होने लग गई, और इस तरीके का एक ओजोन की लेयर जो है, अब इससे क्या हुआ, सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आने लग गया, लेकिन वो अंटार्कटिका में घटना ज्यादा थी। अंटार्कटिका में कोई रहता है नहीं, है ना। तो इसके बाद जो है ये बात हुई, वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया इसको बचाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यदि हम इसे नहीं बचाएंगे तो फिर पृथ्वी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो सोलर रेडिएशन से पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें हो गई। तो फिर एक समझौता किया गया 1987 में, एक समझौता हुआ ओजोन लेयर से जुड़ी हुई जो गैसेज हैं, उन गैसेज का, उन रसायनों के कटौती का, कि भाई अब हम इनका प्रयोग नहीं किएंगे। और ये समझौते को हम मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। क्या किया गया, एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया गया, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी रसायनों को प्रयोग पे कटौती की गई मॉन्ट्रियल सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारे देशों ने इसको लेकर सहमति दी कि हम इन गैसेस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इन गैसेस को यूज नहीं करेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, और वैज्ञानिकों ने कहा कि हम CFC को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, HFC का प्रयोग नहीं करेंगे, हेलोजेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग नहीं करेंगे, मिथाइल क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जितने भी रसायन हैं जिनसे क्लोरीन का उदय होता है, क्लोरीन बनती है, इनका कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और इससे 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन क्षरण से जुड़ा हुआ कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा सम्मेलन है, तो वो आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आती है। तो अभी तो टाइम लगेगा, सन 2050 तक, क्योंकि अभी हमने इन गैसेस को क्या किया है, इनका उत्पादन, इनका प्रयोग प्रतिबंधित है। तो 2050 तक जो है क्या होगा, पृथ्वी में फिर से जो ओजोन लेयर थी वो फिर से पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। आप देखिए, ये घटना 1971 में इस तरीके की स्थिति हो गई थी, और लगातार जो है ये स्थिति भयावह होती चली गई। इसके बाद जो है जब से इन गैसेस का वो किया गया है, ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। ठीक है, तो ये 2021 का है, 2021 में ओजोन लेयर की स्थिति अब बेहतर हुई है। 1971 में देखिए कितना बुरी स्थिति हो चुकी थी आपकी, ओजोन छिद्र आपका यही है, ओजोन की लेयर यहाँ से कम होने लग गई थी। धीरे धीरे ओजोन की लेयर फिर से यहाँ पर जो है आपकी डेवलप हो रही है आपकी। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये एरिया में जो है आपका अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में इस तरीके से आपका ओजोन के लेयर की सघनता हुई थी, इसी को ओजोन छिद्र के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, सभी ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए ओजोन लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस के टॉपिक पे चलते हैं। देखो साइंस में आज मैं थोड़ा सा फिजिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। अभी आने वाले सेशन में मैं फिजिक्स आपकी कंप्लीट कराऊंगा। कई सारे टॉपिक आपके फिजिक्स के ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे लाइक न्यूटन लॉ आते हैं आपके, न्यूटन के गति विषयक लॉ आते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको जो है मैकेनिक्स से जुड़े हुए, यांत्रिकी से जुड़े हुए कुछ पक्षों को बताता हूँ, जैसे द्रव्यमान क्या है, वेट क्या है, बल क्या है, त्वरण क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, संवेग क्या है, गति क्या है। फिर इसके बाद न्यूटन के मैं लॉ आपको बताऊंगा, न्यूटन का पहला लॉ क्या करता है, उसके क्या अनुप्रयोग है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सारे चीजें धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक है, मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री रहना, सब कवर कराऊंगा धीरे धीरे। तो आज हम चैप्टर ले रहे हैं यांत्रिकी का, यांत्रिकी का। ठीक है,
देखिए यांत्रिकी क्या है, विज्ञान की वो शाखा है, भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स में हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी पिंड है आपका, कोई भी पिंड है, पिंड पे जब हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो किसी भी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से या उसे विस्थापित करने से उसके बिहेवियर में जो चेंज होता है उसका अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी के अंतर्गत। किसी भी पिंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं या उसे विस्थापित करते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसका अध्ययन हम यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। अब आज यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जब यहाँ पे बात आ रही है किसी पिंड की, तो पिंड में दो चीजें हैं, या तो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जिसको हम मास कहते हैं, क्या बोलते हैं, मास। दूसरा होता है भार, भार को हम वेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। दूसरा है आपका भार। द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अलग है आपका, पृथ्वी का आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है सभी को। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा। अब जैसे मैं मान लीजिए हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो खड़े होने के कारण से पृथ्वी हमें अपने तरफ खींच रही है। यही आप जाके चंद्रमा में खड़े हो जाइए तो चंद्रमा भी, जितना चंद्रमा के पास उसका मास है उसके हिसाब से जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पिंड जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होगा, है ना, या जो पिंड जितना ज्यादा सघन होगा। देखो पिंड बड़े होने से कुछ नहीं है, सघन, डेंस कितना है, जितनी उसमें डेंसिटी होगी। जैसे आप लोगों ने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, ब्लैक होल्स एक ऐसे पिंड होते हैं जो बहुत सघन होते हैं और उनमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो अपने प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्लैक होल्स एक ऐसे आकाशीय पिंड है ना, आकाशीय पिंड ही है, और उनमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्योंकि वो सघन बहुत होते हैं, डेंस बहुत होते हैं, है ना, कि वो अपने प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। इसे ब्लैक होल्स कहा जाता है। जो भी उनके आसपास कोई भी पिंड आता है सबको वो अपने साथ आकर्षित करते जाते हैं, अपने अंदर वो मिलाते चले जाते हैं, इसीलिए वो अपने प्रकाश को भी बाहर जाने नहीं देते। इसलिए वो क्या है, एक ब्लैक कलर में पूरा का पूरा पिंड दिखता है, इस कारण से उसको ब्लैक होल्स कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए यहां पे सबसे पहली बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु के पदार्थ का परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसी भी वस्तु का पदार्थ जो होता है इसके अंदर, उसी को हम मास कहते हैं। किसी भी वस्तु का पदार्थ कितना है, वस्तु का पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। किसी भी वस्तु का पदार्थ कितना है, ठीक है, किसी भी वस्तु का परिमाण कितना है, परिमाण, इसी को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु के पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर, चाहे आप पृथ्वी पर रहें, चाहे पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं, आपका मास कभी भी बदलेगा नहीं। यदि आपका मास 70 किलो है पृथ्वी पर, तो आप कहीं भी जाइए, मंगल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जितना आपका मास होगा वो मास स्थिर रहेगा। चाहे पृथ्वी पर, जैसे देखिए ये पर्सन है, इसका जो है अर्थ पे मास 50 किलो है, यदि ये मार्स से चला जाता है वहां पर भी मास 50 किलो रहेगा और यहां पर भी मास 50 किलो रहेगा, ठीक है। तो मास आपका एक स्थिर वैल्यू है, ठीक है, मास आपका m से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, m से इसको डिनोट करते हैं और इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम या किलोग्राम, ग्राम या किलोग्राम, ठीक है, ग्राम। या जैसे आप अपना वेट नापते हैं, आपका द्रव्यमान अभी आपको पता नहीं होगा, द्रव्यमान के लिए आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, पृथ्वी खींच रही है, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं, दूसरा है वेट। वेट में क्या होता है, वेट जो भार होता है वो आपका W = mg के बराबर होता है। W = mg, m का मतलब द्रव्यमान में जब हम g का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है।
क्या कहलाता है? उस वस्तु का भार कहलाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन इसका मात्रक होता है। बल का मात्रक भी न्यूटन होता है, वेट का मात्रक भी न्यूटन होता है। वेट एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्यों? इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। और वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है। देखो देखिए, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग होगा, ठीक है। पृथ्वी में जी का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? जैसे मान लीजिए आपका वेट 70 किलो है, मान लीजिए आपका वेट 70 किलो है, आप रफली इसमें 10 से भाग दे दीजिए, आपका मास कितना निकल के आएगा? आपका मास 7 केजी निकल के आएगा। आप 7 केजी आपके अंदर मास है, बाकी तो पृथ्वी आपको खींच रही है इतने फोर्स से, ठीक है। एग्जैक्टली ये है आपका। देखिए, तो मास तो एक ही जैसा रहेगा। मास अब 7 किलो यहां भी है, मंगल चले जाए यहां चले, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग है। देखिए यहां पे जी का मान पृथ्वी पे कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही चीज हम मंगल ग्रह में चले जाते हैं तो यहाँ पे 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मंगल एक छोटा ग्रह है पृथ्वी से, और मून और भी छोटा है। मून में आपका 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी का मान बदल रहा है हर जगह, तो W = mg होगा, W = mg के होगा, है ना। तो m का मान तो स्थिर है हर जगह, जो भी मान है। जैसे यहां पर देखिए m का मान 50 किलोग्राम है, तो वेट आपका यहाँ पे 490 न्यूटन दिखा रहा है। यहाँ पे जो है मास आपका 50 किलोग्राम है, लेकिन वेट आपका 185 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है मास 50 किलोग्राम है, तो वेट आपका 80 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट आपका कम ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। और ये आपकी एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है? स्पष्ट है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है ना। बहुत सिंपल सा है। वेट और मास को लेकर के आपको समझना है। धीरे धीरे देखो, मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ फिजिक्स के अंतर्गत, और आपको फिजिक्स बहुत इजीली क्लियर होगी। अभी तो ये टॉपिक में, अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सब्जेक्ट उठाते हैं, तो साइंस हो गया, साइंस क्लियर हो गया। साइंस के टॉपिक अभी आगे आते रहेंगे। मैं बहुत न्यूटन के सारे लॉ, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉ होंगे सारे आपको विद डेरिवेशन विद एग्जाम्पल सारे समझाऊंगा। अगले सब्जेक्ट में चलें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज को आप मानते हैं वो है मुद्रा। आपका दिन भर जो इकोनॉमी में जिस चीज का सबसे ज्यादा आपका जुड़ाव रहता है वो होता है मुद्रा से। मुद्रा, मनी। एक बात बताऊं आपको, भारत देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें चलती है ना कि देश में रोजगार नहीं है, देश में बेरोजगारी बहुत है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पूरे जीवन में आप लोग को रोजगार चाहिए क्यों? रोजगार के पीछे एक ही चीज है कि पैसा आए आपके पास, मुद्रा आए आपके पास। बताइए, अब भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यह है कि बच्चे को ग्रेजुएट होकर के क्या कार्य करना है? पैसा इकट्ठा करना। आज मैं आपको एक बुक बताऊंगा और मैं चाहूंगा वो बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा, मतलब आपके लिए मस्ट है वो किताब। आप कहीं भी देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बुक स्टॉल पे भी बुक मिलती है, रिच डैड पुअर डैड। यदि आप ये बुक पढ़ पाएं, दरअसल इस बुक में मतलब जो मैं जिस्ट आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहिए? ताकि आपको रोजगार मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, ताकि आप अपना जीवन चला सकें। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी बातें हवा हवाई हैं। तो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है ना, उसमें बताया गया कि जब जीवन का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है, तो क्यों ना पैसा कमाना बचपन से सिखाया जाए बच्चों को, स्कूलों में सिखाया जाए बच्चों को, है ना। बचपन से ही बताएं उनको सेविंग करना, कैसे आगे चल के उनको अपने लाइफ में पैसे को प्राथमिकता देनी है, पैसा कैसे कमाया जाए। यदि ये चीज आपको बचपन से सिखाई जाती तो आप खुद सोचिए क्या करेंगे, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसकी ऑडियो बुक भी मिल जाएगी। कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियो बुक अवेलेबल होती है, जैसे कुकू FM वगैरह, वहाँ पर भी आपको ऑडियो बुक मिल जाएगी। तो एक बार आप लोग सुनना जरूर, मतलब ये किताब सुनने के बाद हो सकता है आपका दृष्टिकोण बदले। रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक है, पढ़नी चाहिए बच्चों को। अब दरअसल आमतौर पे फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे देश में बहुत कम होता है। तो देखिए मुद्रा के बारे में चलते हैं डिस्कस करने। सिंपल सा मुद्रा क्या है?
मुद्रा एक तरीके से वह है जो कि मुद्रा का काम करे। अब मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मुद्रा की सबसे आसान परिभाषा क्या है? मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का काम करे। मनी वह है जो मनी का काम करे। मनी का काम क्या है? मनी हर जगह एक्सेप्टेड होती है, सर्वग्राही होती है, सर्व स्वीकार्य होती है। इसको एक लीगैलिटी प्रदान किया जाता है, वैधानिक होती है, सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे देखिए, आप लोगों के पास 1000 की नोट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, 2016 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया भैया अब ये मान्य नहीं है, 1000 की नोट, पुरानी 500 की नोट मान्य नहीं है, तो अब आपकी उस मुद्रा का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी वैधानिकता खत्म हो गई। अभी जो आपके पास मुद्राएं हैं ना, सब में आरबीआई ने कह दिया भैया मैं ग्राहक को या जो भी धारक है, धारक को वचन देता हूं इस मुद्रा को लेकर, तो एटलीस्ट मतलब उसके पीछे एक लीगल जो है गवर्नमेंट का एक पुट रहता है मुद्रा के पीछे। और मुद्रा जो है विभाजनीय होनी चाहिए, मतलब मुद्रा ऐसे नहीं होनी चाहिए, मुद्रा विभाजित भी हो सके, ठीक है, एक रूप में भी रहे और विभाजित भी हो जाए, है ना। 100 रुपए हैं, 100 रुपए को 10-10 में भी 10 बार विभाजित कर लो, 20-20 करके 5 बार विभाजित कर लो, 50-50 करके 2 बार विभाजित कर लो, 1-1 रुपए करके 100 बार विभाजित कर लो, तो मुद्रा विभाजित हो जाए। किसी के पास 100 की नोट दे, वो 1-1 के 100 सिक्के आपको पकड़ा दे, 50-50 की 2 नोट ही पकड़ा दे, 20-20 की 5-5 नोट पकड़ा दे। ये विभाजनीय हो गया ना मुद्रा का रूप, एक्सेप्टेड हो गया ना, 10-10 की 10 नोटें पकड़ा दी आपके। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। क्या करे? मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का काम करे। ध्यान से समझिएगा, पहले हमारा मुद्रा वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। शुरुआती दौरान पे मुद्रा का सिस्टम ना होके बार्टर सिस्टम चलता था। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ना कि भैया तुम्हारे पास केले हैं, मेरे पास किताबें हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपको केले चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, चलो बदल लेते हैं। आपके पास प्याज है, मेरे पास टमाटर हैं, चलिए बदल लेते हैं। अभी भी गाँव में आप देखते होंगे बहुत सारे फेरी वाले आते हैं। फेरी वाले क्या करेंगे? आपसे कहेंगे भैया जो भी आपके पास घर में अनाज हो, सामान हो, वो सब कुछ दे दीजिए, ठीक है। और आप उसे दे देते हैं और वो आपको प्लास्टिक के बर्तन दे देगा, कोई खाने का सामान दे देगा। मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो एक बर्फ़ बेचने आता था हमारे गांव में, और वो बर्फ़ जब बेचने आता था तो बर्फ़ में हम उसको कोई सामान दे देते थे घर का, तो हमें बर्फ़ पकड़ा देता था, ठीक है। तो ये बचपन की यादें हैं। तो मतलब बर्फ़ खाते थे बच्चे, आप लोगों ने भी कभी खाया। तो ये बार्टर सिस्टम है ना। बार्टर सिस्टम बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, कोविड में बार्टर सिस्टम बहुत काम किया, नोटबंदी में बार्टर सिस्टम ने काफी काम किया, कोविड में भी बार्टर सिस्टम ने काम किया है, सोचिए। तो बार्टर सिस्टम मतलब ऐसा नहीं इररिलेवेंट है, बार्टर सिस्टम काम करता है, नहीं करता क्या? हाँ, ये देखो लोहे से मैंगो ले रहे हैं। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को हम बोलते हैं, सामान से सामान ले लेना। अभी ये देखो ये आ गए सुप्रियो, शुभ प्रियो सरकार कह रहे सर बाल के बदले बर्तन मिल जाते हैं। बाल का भी व्यापार करते हो क्या आप लोग? बाल बहुत महंगा बिकता है। हाँ हाँ ठीक है, अब सब समझ गए आप लोग। तो पहले बार्टर सिस्टम ही चलता था, लेकिन बार्टर सिस्टम की अपनी बहुत सारी खामियां हैं। मान लीजिए अब आपकी नीड जो है, आपको आपके पास है केले, लेकिन अब आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास किताबें हों, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। पैसा क्या है, मनी का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि बार्टर सिस्टम बहुत लंबा ड्यूरेबल नहीं है, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, तो इसलिए फिर इसके लिए मनी का आविष्कार किया गया। तो शुरुआत में धातु की ऐसी पंच्ड मार्क कॉइन चली आपकी पहले, है ना। बेडौल सिक्के चलाए जाते थे, चांदी के सिक्के होते थे, धातु के सिक्के होते थे, और इनको पंच्ड कर दिया जाता था। पंच्ड, पंच समझते हैं ना, घर में कभी पेड़ा बनाया है? घर में पेड़ा बनते हैं तो पेड़े में एक सांचा होता है, वो सांचे को ऊपर से पेस्ट कर देते हैं। पेड़े यदि बनाएंगे, सांचा होता है ना, पंच्ड कर देते। वैसे ही क्या होता था, गरम सिक्के को धातु के पंच्ड कर देते थे। इसका कोई आकार और स्वरूप नहीं होता था, ठीक है। आप देखिए सब अलग अलग आकार के सिक्के आपको दिख रहे होंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे इनको सुडौल किया गया, इन सभी सिक्कों को सुडौल करना भी चालू किया गया। इनको आहत सिक्के कहते थे। आहत, आहत मतलब जो आहत हो जाए, है ना, मतलब गर्म धातु को पंच कर देना तो आहत हो गया, आहत सिक्का, है ना। चांदी के चलते थे ये महाजनपद काल में आहत सिक्कों का जन्म हुआ था। सबसे पहले सिक्के यही थे, आहत सिक्के, पंच्ड मार्क कॉइन, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्के सुडौल होने लग गए, धातु के सिक्के चलने लग गए, उनमें सरकारों के द्वारा अपने नाम लिखवाए जाने लग गए, प्रतीक चिन्ह लिखवाए जाने लग गए।
सोने के भी सिक्के चले, है ना, सोने के सिक्के, राजाओं की मूर्तियां लगाने लग गए, बहुत सारी चीज़ें कलाकारी होने लग गई, सन लिखवाने लग गए, एसबी लिखवाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें सोने के सिक्के चले। फिर सोने के सिक्के के साथ साथ कई जगह पीतल के टोकन मनी भी चली आपकी, ठीक है, तुगलक वगैरह के द्वारा चलवाए गए। ये वर्तमान भारत सरकार के सिक्के हैं। शायद इनमें से बहुत सारे सिक्के बंद हो चुके हैं। मुझे याद है हम 10 पैसे का प्रयोग करते थे, 25 पैसा मतलब हमने खूब प्रयोग किया है। ये बात है सन 1995-95 में, छोटे से थे तब हम प्रयोग करते थे। 25 पैसा, 10 पैसा, है ना, ये आपका प्रयोग करते थे। एल्युमिनियम वगैरह में ये पूरे पैसे आते थे, अब तो बंद हो गए सारे। 25 पैसे का प्रयोग किया है हमने, 50 पैसे का प्रयोग किया है। ये देखो गंडा बना हुआ है, 50 पैसा है आपका ये। इसमें से 1 रुपए का भी, ये पहले 50 पैसा ऐसा भी आता था, 20 पैसे का भी प्रयोग किया है। तो कई सारे पैसे ये चलते थे, 1 रुपया, अब बहुत सारे, अब तो सबसे मिनिमम आपका 1 रुपये है, पहले 25 पैसा भी चलता था आपका, ठीक है। अब धीरे धीरे ये ख़त्म तो नहीं हुए, सिक्के अभी भी हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद एक कागज मनी आ गई। धातु मनी रही पहले, धातु के साथ साथ अब वर्तमान में कागज भी चल रहा है, क्योंकि धातु बहुत लिमिटेड मात्रा में है। ऐसा नहीं कि धातु बहुत ज़्यादा है, तो धातु लिमिटेड मात्रा में है। धातु की बड़ी मुद्राएं नहीं बन सकती थी, और धातु मुद्रा की जगह फिर इसका स्थान ले लिया कागज मनी ने, ठीक है। कागज के बाद अब देखो जमाना आ गया कागज मनी के बाद प्लास्टिक मनी का। आप सभी के जेब में प्लास्टिक मनी होगी। प्लास्टिक मनी लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी तो पैसा ही है। आप कहीं पे भी जाइए, इसको दे दीजिए, पैसा कट जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी अगला रूप आया वॉलेट। अभी डिजिटल वॉलेट आ चुके हैं आपके पास, पेटीएम है आपके पास, फोन पे है आपके पास, यूपीआई है आपके पास। तो इसका भी अपग्रेडेड रूप वो भी है, वॉलेट आ चुके हैं, वो भी एक मनी है, वॉलेट मनी आज के टाइम पे। और एक नई करेंसी जो कि एक आभासी मुद्रा है, क्रिप्टो करेंसी, ये आ चुके हैं। बिट कॉइन्स हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स आपके ये नए जो है एक मनी के रूप में ये डेवलप हो गए। तो मुद्रा जो है समय समय के साथ रूप अपना बदल रही है। अब तो डिजिटल मनी भी चल रही है, भारत सरकार के द्वारा भी डिजिटल रूपी जो है आपका ज्वाइन किया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी को। अभी जो लेटेस्ट आपका है बिटकॉइंस वगैरह जो है, सबसे ये वर्चुअल करेंसी आपकी, आभासी मुद्रा जिसे हम कहते हैं, बिटकॉइंस वगैरह। शायद आप में से मुझे मुश्किल है कि आपके पास एक भी बिटकॉइंस होंगे। आप लोग अभी बिटकॉइंस के बारे में जानते तो हैं, लेकिन आपके पास होंगे नहीं। बहुत महंगा है ये, और इसको पता नहीं कौन रेगुलेट कर रहा है। इसकी कीमतें कभी 28 लाख हो जाती है, एक बिटकॉइंस इक्वल टू 28 लाख, कभी 25 लाख, कभी 40 लाख, कभी 50 लाख, ऐसे भी इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। पता नहीं कौन, ये आपका पूरा का पूरा एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये बिटकॉइंस। वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, मतलब वर्चुअल मनी का मतलब है आभासी मुद्रा, जो वॉलेट में है, आपके जेब में नहीं है। इसका वर्चुअल टू वर्चुअल आप इसका ट्रांजैक्शन करिए, बहुत सारे आपके वॉलेट हैं, वॉलेट में रहती है मुद्रा। माइनिंग के थ्रू इसके लिए बाकायदा एक एल्गोरिदम बनाया गया है, उसी के तहत इसकी माइनिंग होती है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी ये मुद्रा आपकी चलती है, जो बिटकॉइंस वगैरह है, आभासी मुद्रा, ठीक है। तो अब देखो इसको लेकर के मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, मुद्रा को लेकर के, नेक्स्ट सेशन में मुझे जो आपको पढ़ाना है, जिससे क्वेश्चन आपके आएंगे, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, कैसे आरबीआई को ये पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट के पास कितना पैसा है, क्योंकि प्रचलन में करेंसी होती है बहुत सारी, है ना। आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जाती है, और इसके लिए आरबीआई जो है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाता है, ठीक है। आरबीआई अभी वर्तमान में, पहले क्या होता था, जितना गोल्ड होता है, जैसे आपके पास पैसा है ना, जैसे आपके पास 1000 रुपए 500 की नोट है, तो उसके पीछे जो गोल्ड है, आरबीआई के पास रिजर्व में गोल्ड रखा हुआ है, उस गोल्ड के एवज में जो है जितना गोल्ड होगा उतनी रुपए जो है जारी किए जाते थे। अभी वर्तमान में क्या है, अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपना लिया गया है। 200 करोड़ रुपया आपका रिजर्व में रखा जाता है, आरबीआई के पास होता है, और उसके बाद जो है आरबीआई कितनी भी मुद्रा छाप सकता है, ठीक है। तो अभी जो है मतलब इसके पीछे गवर्नमेंट के पास निधि होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके पास आप कितना जो है रुपया आप छाप सकते हैं। इसके पीछे सोना भी हो सकता है,
कितना आपको सोना रखना होगा, कितना आपको जो है अन्य विदेशी प्रतिभूतियां रखनी होंगी, फॉरेक्स रिजर्व रखने होंगे। ऐसे नहीं होता कि आरबीआई रात दिन जो है मशीनें छाप के और मनी हिस्ट की तरह जो है रात दिन जो है पैसे छापती रहे, है ना। मनी हिस्ट आप लोगों ने देखी होगी, एक वेब सीरीज है, उसमें वो दिखाता है कि कैसे बैंक ऑफ स्पेन में पैसे छापते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, उससे गरीबी दूर नहीं की जा सकती है, उससे और ज़्यादा फिर महंगाई बढ़ जाएगी। इसको लेकर मैं बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे जो है महंगाई बढ़ती है, कैसे मुद्रास्फीति होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, किसे हम ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और बाकी वाले सेशन पे फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका इकोनॉमी में थोड़ा सा मुद्रा से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको बताई, फिजिक्स में मैंने आपको थोड़ा सा यांत्रिकी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक पढ़ाए, इसके बाद ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। आज हमने जो है हिमनदों के बारे में पढ़ा है, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है, ग्लेशियर्स के अलावा हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने इतिहास में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आज के सेशन में इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। डे बाय डे इतने सारे टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, मैं आपके साथ हूँ। और प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट सीरीज है ये, पीटी का कंप्लीट रिवीजन है, इसलिए हर बच्चा इससे जुड़े और रेगुलर रहे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।